अगर आपने कभी भी स्कूल में हो रही खुसफुस वाली बातें सुनी हो तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि महान योद्धाओं की हिम्मत वाली लड़ाइयों से ज्यादा इमेजिनेशन को कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करता। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब हमेशा शर्त लगाता था कि गोकू जीतेगा या स्पॉन्ज बॉब, लेकिन आज मैं यहाँ पर असली योद्धाओं को देखने के लिए आया हूँ जिन्होंने ऐसी धौंस जमाई है कि एनिमे और कार्टून की लड़ाइयाँ भी इनके आगे फीकी लगती हैं। एज़टेक बीस्ट मैन से लेकर वन आर्म्ड गनमैन, आइए देखते हैं आज तक के सबसे महान योद्धाओं को। विलियम मार्शल। हमें मेडिवल एरा के वॉरियर्स को महान योद्धा के जैसे इमेजिन करने में बड़ा मजा आता है, जो कि जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन असल में उनका ज्यादा टाइम अपने दुश्मनों से तलवारें टकराने में नहीं जाता था, बल्कि उन बेचारे मजदूरों से लड़ने में जाता था जो बेचारे तलवार उठाना भी नहीं जानते थे। ये हीरो वाला काम नहीं है ना। लेकिन घोड़े वाले भाला युद्ध में स्किल्स की जरूरत होती थी। कॉम्पिटिशन में अलाउ था कि सैनिक अपने से बराबर के दुश्मन पर भाला फेंक सकते थे, जिससे कि पता चल सके कि सबसे खराब कौन है। और 12th सेंचुरी में इंग्लैंड में विलियम मार्शल से खराब कोई भी नहीं था। 1140 के आसपास पैदा हुए मार्शल को छोटे में ही बागियों ने उनके पेरेंट्स से पैसे लेने के लिए किडनैप कर लिया था, लेकिन विल के पापा इन सब में बिल्कुल फंसने वाले नहीं थे और उन्होंने साफ कह दिया कि आगे बढ़ो और टांग दो से, मैं इससे अच्छे बेटे पैदा कर सकता हूँ। बाप रे। इस फैमिली ऑकवर्डनेस को देखते हुए किडनैपर्स ने बिना कुछ किए ही विलियम को छोड़ दिया, लेकिन इस इंसिडेंट ने लड़के के दिमाग में छाप छोड़ दी। सिर्फ 12 साल की एज में वो एक अच्छा सैनिक बनने के लिए नॉर्मंडी चला गया। 1166 तक वो करीब 20 साल का हो गया था और उसने अपनी जिंदगी की पहली प्रॉपर जंग लड़ी। फिर थोड़े ही टाइम बाद उसने अपना टूर्नामेंट करियर शुरू कर दिया, जहाँ पैर में पैबंद थे और बैठा था वो घोड़े की पीठ पर। जीत पर जीत हासिल करने के बाद रानी एलेनोर ने उसे नोटिस किया और ये रानी के लिए चैंपियन बन गया और वो रानी के मान को बनाए रखने के लिए कई जंग लड़ा करता था। ये तो एक तरह का सेलिब्रिटी बन गया था भाई। मार्शल रोकने वालों में से नहीं था। वो एक के बाद एक आदमियों को गिराता जा रहा था और कहा जाता है कि उसने अपने करियर में करीब 500 सैनिकों को मार दिया था। मार्शल ऐसा स्टर था कि कहा जाता है उसका किंग हेनरी की बीवी के साथ अफेयर था, लेकिन बाद में उसे इस इल्जाम से बरी कर दिया गया। ये प्रूव करते हुए कि आप एक अच्छे दिखने वाले मगर बेवकूफ लड़के को नीचा नहीं दिखा सकते। मार्शल ने 42 साल की उम्र में शादी की और पेम्ब्रोक के पहले अर्ल बन गया। वो अकेला ऐसा आदमी था जिसने शेर दिल किंग रिचर्ड को उनके घोड़े से नीचे गिरा दिया था। इससे शायद किंग इंप्रेस हो गए होंगे, इसीलिए अपने आखिरी समय में किंग रिचर्ड ने मार्शल से कहा कि सक्सेसर को वो ही चुने। जाबाज मार्शल किंग जॉन के नीचे 70 साल की उम्र तक घोड़े पर सवार होकर लड़ाइयां लड़ते रहे। किंग जॉन को उन्होंने ही सक्सेसर चुना था। शायद इस सब के बाद उसने फाइनली अपने पापा की रिस्पेक्ट कमा ली होगी भाई। लुटेरी रानी। यार बहुत हो गया जमीन वाली बोरिंग लड़ाइयां। हाँ सॉरी, वो मैं बस समुद्री लड़ाई के बारे में डिस्कस करने के लिए जरा एक्साइटेड हो गया हूँ, खास करके इस चिंग शी लुटेरी रानी के बारे में। वो चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस में 1775 में बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। एक स्ट्रगलिंग जवानी के बाद रेड फ्लैग पायरेट फ्लीट के कप्तान ज़ेंग यी ने उसे किडनैप कर लिया था। उसकी खूबसूरती और हिम्मत से इंप्रेस होकर उसने शादी के लिए उसका हाथ मांग लिया, लेकिन चिंग शी आसानी से हाथ में आने वालों में से नहीं थी। उसने शादी से पहले ही कप्तान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, जिसकी वजह से उसकी लूटी गई चीजों की और उसकी प्रॉपर्टी की 50% मालकिन बन गई। शादी के बाद तो चिंग ने सबको अपने लूटने की कला से हैरान कर दिया। उसने राइड को सुपरवाइज किया, अटैक्स की प्लानिंग की और एक्शन भी ली। उसकी देख-रेख में रेड फ्लैग ने कुछ ही महीनों में 200 शिप से 1800 शिप्स कर ली। मजाक को अगर साइड में हटा दें तो इतनी तरक्की का असल कारण था चिंग शी का ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली मैनेज करना। उसने उन लोगों के लिए नए कोड लिखे जिससे कि क्रूमेट्स को ज्यादा आजादी मिल सके, लेकिन अगर बात की मानी जाए तो उसके लिए एक कड़ी पनिशमेंट भी प्रोवाइड करवाई गई। जब 1807 में ज़ेंग यी मर गया तो उसके बाद चिंग शी ने ही सबको संभाल लिया। उसकी लीडरशिप में तो अब शिप्स रुकने की तैयारी पर ही नहीं थे और इसकी वजह से चाइनीज समुद्र में इनके पास अथाह पैसा और पावर आ गया था। लेकिन जल्दी ये चीज देखने लग गई कि चिंग शी की किस्मत भी ठीक स्पाइडरमैन की तरह है, मतलब कि ताकत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जिन लुटेरों को लूट के सामान में जमाखोरी करते हुए पाया गया उन्होंने क्राइम के अकॉर्डिंग ही अपने ऑर्गन खो दिए और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उन्हें वहीं ऑन द स्पॉट ढेर कर दिया गया। और तो जो दुश्मन सरेंडर करते थे उनको प्रोटेक्शन भी देती थी। इसकी वजह से उसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि आखिरकार हार मान कर उसके साथ शामिल होने से उससे हार मान के मरने का ज्यादा फायदा था। जहां चाइना की गवर्नमेंट चिंग से डरती थी, वहीं ये भी जानती थी कि उन्हें कुछ तो करना ही होगा। बाद में रेड फ्लैग फ्लीट पर क्विक डायनेस्टी की मेडिटेरियन नेवी का कहर बरसा और ये भी कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। ये हार इतनी शानदार थी कि राजा मजबूर हो गया और उसने चिंग को एक डील दी। हार मानने के बदले उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, जो भी उसने लूटा है उन सबको वो अपने ही पास रखेगी और बिजनेस भी वो लीगली चलाती रहेगी। उसको वो आगे बढ़ा सकती। अब ये जानते हुए कि लुटेरों की जिंदगी मरने पर भी किसी दिन खत्म हो सकती है, चिंग ने डील मान ली। उसने रेड फ्लैग फ्लीट को खत्म कर दिया और खुद भी रिटायर हो गई और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगी। इसी वजह से वो आज तक के सबसे सक्सेसफुल समुद्री लुटेरों में से शामिल है। जैक स्पैरो, इससे कुछ सीख लो भाई। लियोनाइडस।
आप लियोनार्डोस को जैक सिडनी की एक्शन फिल्म 300 में जेरार्ड बटलर की ऑयली चमचमाती पोर्ट्रेट से पहचान सकते हैं, लेकिन जैक लियोनार्डोस को ऐसे पोर्ट्रेट करने वाले पहले आदमी नहीं थे। जरा 1814 की इस पेंटिंग को देख लीजिए। क्या जोक स्ट्रैप के अलावा भी लियोनार्डोस के पास कोई कपड़े थे या नहीं? हो सकता है कि वो बाकी स्पार्टन्स को अपनी बॉडी शो ऑफ करना चाहता हो। आखिर ये लड़के वाकई में बहुत ही मजबूत थे। 900 BCE से 132 BCE के बीच एंशिएंट ग्रीक में स्पार्टन्स थोड़े शैतान और लड़ाकू किस्म के हुआ करते थे। 7 साल की उम्र से ही स्पार्टन लड़कों को उनके घर से उठा लिया जाता था और फिर उन्हें एगोगे शुरू करवा दिया जाता था, जो कि गवर्नमेंट का फंडेड मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ करता था, जिसमें गजब के बहादुर सैनिक बनाए जाते थे। यहाँ खाना कम हुआ करता था, लड़ाई को बढ़ावा दिया जाता था, और क्योंकि सभी स्पार्टन आदमियों को जिंदगी भर के लिए सैनिक माना जाता था, इसीलिए सरेंडर को सबसे ज्यादा शर्मनाक काम माना गया। लियोनार्डस माना कि सबसे अलग था, लेकिन इनसे भी चीजें छूट नहीं हुई। उसने भी बाकियों की तरह एगोगे में अपना समय काट लिया, लेकिन उसने कभी भी राज करने का सपना नहीं देखा था। उसका सौतेला भाई क्लेओमेनीज ओरिजिनली राजा था, लेकिन पागल होने के बाद ताज गिर गया उनकी झोली में। लेकिन यार, क्या इन्होंने रायते को इनहेरिट किया था? 480 BCE में चतुर राजा जर्कीज के ऑर्डर पर पर्शियंस ने ग्रीस में लड़ाई भड़का दी। ग्रीक के बहुत से शहरों ने जर्कीज के इतने सारे सिपाही देखकर पहले ही हार मान ली थी, लेकिन लियोनार्डस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लेजेंड्स कहते हैं कि थर्मोपली की लड़ाई में लियोनार्डस और बाकी स्पार्टन्स 300 सिपाहियों ने 2 मिलियन पर्शियंस के सक्रिय पहाड़ों पर 3 भयंकर दिनों तक लड़ाई करके उनको मार दिया। जहां अंत में सभी स्पार्टन्स मारे गए, वहीं उनके बलिदान ने बाकी ग्रीस के शहरों की आत्मा जगा दी और लास्ट में पर्शियंस फोर्सेस को वापस लौटना पड़ा। ये कहानी है बहादुरी और हिम्मत की। ये वाकई में विश्वास से कहीं ज्यादा ऊपर है, लेकिन साथ ही में इंस्पायर भी करती है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। यहाँ 300 स्पार्टन्स के होने की और लड़ने की बात झूठी नहीं है, वहीं इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि स्पार्टन्स अकेले नहीं थे। लियोनार्डस ने लड़ाई से पहले ही कई दूसरे ग्रीक शहरों से दोस्ती कर ली थी, जिन्होंने फिर स्पार्टन्स को सपोर्ट किया था। मुझे मालूम, मैं आपका मजाक खराब करने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन असल में ग्रीक साइड पर 7000 सैनिक थे और पर्शियन साइड 1 लाख से 3 लाख। फिर भी ग्रीक की जीत। इस नंबर के साथ पर्शियन ने आसानी से 14 ने 1 को या 42 ने 1 को मार दिया होगा। इमेजिन कीजिए कि आप कड़कड़ाती बिजली और बारिश में तलवारों भाला लिए खड़े हैं और आपसे कहा जाए कि आपको अकेले 42 सैनिकों को हराना है। मेरी किताब में तो अभी भी लियोनार्डस अलग ही योद्धा हैं, वो भी बिना किसी बड़ी चढ़ी हुई की गई बात के। चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ लोग कहते हैं कि बदला एक ऐसी चीज है जब जितनी ठंडी हो जाए उसे खाने में उतना मजा आता है। हमारे अगले जाबाज का मानना था कि इसे दुश्मन की तख्त पर तलवार की नोक पर सर्व करना चाहिए। 4वीं सेंचुरी BCE में इंडिया में एक क्रूर राजा नंदा राज किया करता था, जिससे महान अलेक्जेंडर भी पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन इतनी मिलिट्री पावर के बाद भी नंदा को बढ़ते हुए मौर्य साम्राज्य की चिंता सताने लगी। लेजेंड्स कहते हैं कि एक शाम उसने उस परिवार को डिनर पर बुलाया, जिससे कि वो उन सबको जेल में डाल सके। जैसे जैसे मौर्य भूख से मरने लगे, वैसे ही उनके हेड ने उनसे कसम दिलवाई। कहा कि अगर उनमें से कोई भी जिंदा बचता है तो वो नंदा को बर्बाद कर डालेगा। आखिर में सिर्फ छोटे चंद्रगुप्त ही बचे। एक समय के नामी परिवार को और बेइज्जत करने के लिए नंदा ने उनको छोड़ दिया। सब कुछ खो चुकने के बाद चंद्रगुप्त ने खुद को गरीबी के हवाले कर दिया, लेकिन फिर उन्हें मिले लंबी चोटी वाले संत चाणक्य को नंदा ने अपनी सभा में बेइज्जत किया था और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो बदला नहीं ले लेंगे तब तक अपने बाल नहीं काटेंगे। और इनके बाल वाकई लंबे थे। दोनों ने मिलकर एक खूनी कसम खाई कि वो नंदा को गिराकर ही दम लेंगे। जहां पर इस लेजेंड की लेजिटिमेसी हिस्टोरिकली डिबेटेबल है, वहीं दोनों की जीत को नकारा नहीं जा सकता। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने कला और युद्ध कौशल की और लीडरशिप की शिक्षा दी और फिर वो बहुत ही चालाक योद्धा बन गए। चंद्रगुप्त ने भारत के कई साम्राज्यों को अपने में मिला लिया था, जंग के हाथियों को ट्रेन किया और जिसने भी उनकी बात नहीं मानी उन सबको हरा दिया और इसी तरह से उनके सैनिकों को भी आपस में मिला लिया। अपना पूरा परिवार खोने और सिर्फ अकेले बचने के बावजूद भी चंद्रगुप्त ने मौर्य को खूंखार बना डाला और फिर आखिर में उन्होंने नंदा के किले महल में हमला बोल दिया। खून से भरी जंग के बाद नंदा खुद अपने ही तख्त वाले कमरे में मर गया। चंद्रगुप्त ने जल्द ही मौर्य साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई और ऐसे ही जो एरिया अलेक्जेंडर ने कुछ साल पहले जीता था उसे भी अपने अंदर ले लिया। उनकी ताकत से कोई पार नहीं जा सकता था। चंद्रगुप्त ने लास्ट में अपनी गद्दी से यह समझकर छोड़ दी कि अब उनका काम पूरा हो गया। मैं तो अपना पिज्जा का आखिरी पीस भी नहीं छोड़ता भाई। और सोचो, एक ऐसा साम्राज्य दे देना जो कि सदर्न इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। चंद्रगुप्त ने अपनी बची हुई जिंदगी अकेले बिताई और फिर एक दिन मेडिटेशन करते वक्त अकेली गुफा में अपनी आखिरी सांसें ली। चाणक्य ने शायद तब तक हेयर कट ले लिया होगा। किसी ने आपका मजाक उड़ाया, इस वजह से पूरे के पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर देना थोड़ा ज्यादा हो गया ना। लेकिन आपको पता है क्या ज्यादा नहीं है? वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना। ये तो केक पर चलने इतना आसान है और मेरे डाले गए नई वीडियो की अपडेट लेने का एक अच्छा तरीका हो गया सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्जर मिलियंस। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं दर्जन भर आदमियों का खाना अकेले खा सकता हूँ, लेकिन लाखों सैनिकों के बराबर का एक सैनिक होना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन ये टाइटल पुर्तगाल के सैनिक अनिबल मिल्हाइस को मिला हुआ है, जो अपनी घनी मूछें होने के बावजूद भी सिर्फ 22 साल का था जब उसने खुद को लीज की जंग के बीचों बीच पाया। यह भयंकर लड़ाई 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के लास्ट में नॉर्थ फ्रांस में हुई थी। कई दिनों तक मिल्हाइस और उसके साथी जर्मन गोला बारूद का सामना करते रहे। एक कोहरे वाली ठंडी सुबह को ये गोला बारूद का अचानक से आना रुक गया।
मिलाइस तुरंत अपनी मशीन गन के पास गया और देखा कि जिन सैनिकों को वो पहचान नहीं पा रहे हैं वो उनके सामने से कूद कर आ रहे हैं। फिर उन्हें महसूस हुआ कि गोलाबारी फेंकना तो बस जर्मन घुसपैठ से इनका ध्यान भटकाने के लिए की जा रही थी। मिलाइस बिना सुध-बुध के कोहरे में परछाइयों पर गोलियां चलाने लगे। बहुत से पुर्तगाली वापस भागकर उनके पास उनका साथ देने के लिए आ गए, लेकिन जर्मन की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। मिलाइस को उस कोहरे में जब भी कोई मूवमेंट होता दिखता तो वो फटाक से उस पर गोली चला देते। इस तरह से वो बहुत से आदमियों को मार गिरा रहे थे। जर्मन बहुत सारे थे, इसलिए अंत में मिलाइस को पीछे हटना ही पड़ा। उसने जल्दी ही कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके दीवार के पीछे कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें फील हुआ कि उनके साथ ही डर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि तुम लोग भागो और मैं तुम्हें कवर करूंगा। मिलाइस जर्मन्स पर लगातार गोलियां चला रहे थे, जो कि सेफ्टी के लिए वहां छुप गए थे। बहुत ही चालाकी से हर गोली चलाने के बाद मिलाइस अपनी जगह कुछ फीट बदल लेते थे, जिससे कि जर्मन्स को लगे कि उनके सामने कई सैनिक हैं। अपनी आखिरी गोली चलाने के बाद मिलाइस कैनवास के नीचे जर्मन्स के आगे बढ़ने से पहले ही छुप गए, ये सोचते हुए कि पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी हवा में उड़ गई। उन्होंने एक अकेले आदमी के लिए इतनी खोज करना ठीक नहीं समझा। अपनी बहादुरी के लिए मिलाइस को पुर्तगाल का सबसे ऊंचा अवार्ड दिया गया, मिलिट्री ऑर्डर ऑफ द टावर। उन्हें अवार्ड उनके 15,000 साथियों के साथ दिया गया। जो जनरल उन्हें यह अवार्ड दे रहे थे ना, उन्होंने कहा था कि माना कि तुम मिलाइस हो, मगर तुम लाखों सैनिकों के बराबर हो। ये बढ़िया बात कही इन्होंने, क्योंकि पुर्तगाल में मिलाइस का मतलब लाख होता है। इमेजिन कीजिए कि 15,000 सैनिक एक साथ अपने सुपीरियर डैड के जोक पर हंस दिए। क्रेजी हॉर्स, आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन आप पागल नहीं हैं। ये है लकोटा सीओ वॉरियर क्रेजी हॉर्स। 1842 के करीब पैदा हुआ यह आदमी बहादुरी में किसी के हाथ नहीं आता। सिर्फ 12 साल की उम्र में क्रेजी हॉर्स ने अपने भाई को जंगली भालू से बचाया था। ये बिना कुछ सोचे उस भालू से बस एक रस्सी के सहारे लड़ गया। अपनी हिम्मत की वजह से जाने जा रहे क्रेजी हॉर्स जवान सैनिक बन गए। वो कभी भी खुद को खतरे के मुंह में डालने से पीछे नहीं हटते थे। जब सीओ टेरिटरी के ब्लैक हिल्स में सोना मिला था तो जो पीस सेटलमेंट यूएस सेटलर्स में और सीओ टेरिटरी में हुई थी वो टूट गया। ब्रिटिश में वो एक एरिया सीओ को दिया गया था, लेकिन अमेरिका के नए सेटलर्स सोने के लालच से खुद को बचाने पाए। दोनों के बीच जंग हो गई और क्रेजी हॉर्स ने खुद को यूएस लड़ते हुए पाया। एक बार तो क्रेजी हॉर्स ने एक्ट करके अपने पीछे 80 अमेरिकन सैनिकों को लगा लिया। मीलों पकड़म पकड़ाई खेलने के बाद क्रेजी हॉर्स ने उन्हें मौत के कुएं में धकेल दिया। वो लिटिल बिग हॉर्न में कमांडर था, जो कि अमेरिकी और लोकल फोर्स के बीच हुई लड़ाई में सबसे बड़ी जंग थी। जंग के दौरान अमेरिका के लेफ्टिनेंट कस्टमर सीओ को अटैक से चौंका देना चाहते थे। कस्टमर को लगा था कि अगर वो उनको चारों तरफ से घेर लेगा तो सीओ उसका गोला बारूद देखकर डर जाएंगे, लेकिन लास्ट में कस्टमर की ही फोर्सेस को घेर लिया गया और हरा दिया गया। मिलिट्री हिस्ट्री में एक छोटी सेना के द्वारा बड़ी सेना को घेरा जाना बहुत ही रेयर था और सिर्फ हैम्बल बारका और अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था और ये दुनिया के सबसे ग्रेट कमांडर थे। इस बात को ध्यान में रखकर ये देखिए कि सीओ भी कस्टमर के घेराव की कोशिश को बर्बाद कर रहे थे, वो भी उनसे कम अच्छे हथियारों के साथ। लेकिन दुखद है कि जीत बहुत छोटी थी। अमेरिकन वहां के नेटिव भैंसों को मारने लगे, जिसकी वजह से वो लेट 1870s में एक्सटिंक्ट हो गई। इस जानवर को सीओ के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया जाता था और इनके बिना वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। क्रेजी हॉर्स को अंत में अमेरिकन की बात मानकर एक छोटे गांव में शिफ्ट होना ही पड़ा। 1877 में सिर्फ 35 साल की उम्र में क्रेजी हॉर्स को यूनाइटेड स्टेट्स के पीस नेगोशिएशन के दौरान मार दिया गया। इस आदमी को आज भी लकोटा की एनुअल हॉर्स राइड की वजह से याद किया जाता है। इसी के साथ इसकी बहुत सी पत्थरों की मूर्तियां भी हैं। ये इंप्रेसिव है, लेकिन ये मेमोरियल ऐसे पहाड़ पर तराशा गया है जिसे सीओ पवित्र मानते हैं। ये तो वही बात हो गई, क्रिश्चियन को इज्जत दे रहे हो सिस्टीन चैपल पर गुड जॉब लिखकर। द व्हाइट डेथ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी का भी समय अच्छा नहीं कट रहा था, फिर चाहे कोई सा भी समय चल रहा हो। ये हिस्ट्री में आराम का समय नहीं था। 1939 में जब यूएसएसआर ने फिनलैंड में घुसपैठ कर ली थी, तब फिनलैंड में बहुत बुरा समय चल रहा था। जब घुसपैठ हुई तो फिनलैंड की पॉपुलेशन 3.7 मिलियन थी, जबकि यूएसएसआर की 175 मिलियन थी। ये बिल्कुल भी अच्छे नंबर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी एक चीज थी जो सोवियत के पास नहीं थी, सीमो हेया। 1905 में पैदा हुए सीमो ने एक किसान की तरह अपनी जिंदगी बिताई। जब सोवियत ने घुसपैठ की तो उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और निकल गए दरवाजे से अपने देश की रक्षा करने। रास्ते में अपनी ट्रॉफी भी उठाते गए। आप देख सकते हैं कि एक आम किसान होने के बाद भी सोमो की आंखें ठीक बाज की जैसी थी। एक एथलीट जैसा डिसिप्लिन था और रिएक्शन ठीक किसी यूट्यूबर कमेंटर जैसे थे। जब मैं कोई गलत शब्द प्रोनाउंस करता हूँ, 98 दिनों में ही सीमो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक स्निपर बन गया। उसने नया नाम व्हाइट हॉर्स भी कमा लिया था। सीमो ने ये प्यार भरा नाम इसलिए कमाया क्योंकि उसके नेटिव फॉरेस्ट में वो गायब हो सकता था। सीमो सफेद कपड़े पहन लेता था और खुद को बर्फ में छुपा लेता था, और तो और अपने मुंह और नाक में भी बर्फ घुसा लेता था। इससे उसकी सांस ठंडी हो जाती थी, तो इसीलिए वो ठंड में दिखता नहीं था। सीमो बहुत अच्छे से जानता था कि एक गलती और उसका मतलब होगा मौत, तो इसीलिए वो अपनी जगह लगातार बदलता रहता था। जब सीमो कोई टारगेट फिक्स करता था तो वो उन पर रहता था। ना तो वो उनको खुद पर जीतने देता था और ना ही बहुत जल्दी फायरिंग करता था। वो उन्हें तभी मारता था जब सबसे ज्यादा फायदा होने वाला हो। पूरे के पूरे ट्रूप को जंगल में सीमो को ढूंढने के लिए भेजा जाता था, मगर ज्यादातर वापस नहीं लौट पाते थे। जैसे ये डरावना नहीं था। और ये सुन लो, सीमो गोली मारते टाइम स्कोप का यूज नहीं करता था, क्योंकि उन्हें लगता
लगता था कि अगर धूप हुई तो वो चमक जाएगी और पकड़े जाएंगे। इसका मतलब था कि सीमो अपने सारे निशान नंगी आंखों से लगा रहे थे। यार एक टाइम था जब मैं अपने डेस्कटॉप में कर्सर भी नहीं ढूंढ पाता था। सीमो ज्यादा से ज्यादा एक ही बार मारे गए थे और वो भी गोली बस उनको छू कर निकली थी। लास्ट में सोवियत ने पूरे के पूरे जंगल को ही उड़ा डाला, वो भी सिर्फ सीमो को मारने के लिए। और दुख की बात है कि वो कामयाब रहे। वेल मोटा ठीक उनके मुंह के आगे आकर फटा, लेकिन इसकी वजह से वो मरे नहीं थे। लेकिन सीमो को मारने की कई नाकाम कोशिशों के बाद सीमो घायल हो गए, लेकिन वो जिंदा थे। जंग एक हफ्ते के बाद खत्म हुई और वो 96 की उम्र तक जिंदा रहे। लेकिन इस टाइम में 100 दिनों से भी कम टाइम में सीमो ने 500 से भी ज्यादा मौत को अंजाम दिया। मतलब कि एक दिन में 5 टोली सैनिक, और बात करते हैं बराबरी की। फिलहाल के कुछ लोग शांति से अपनी नींद मर जाना चाहते हैं, वहीं दूसरे एज़टेक ईगल वॉरियर्स को फाड़ देना चाहते हैं। दोनों ही चीजों के अपने फायदे हैं। मिलिए तुलाहिलोके से। ये एक सेंट्रल अमेरिकन सैनिक थे जिनका जन्म 1497 में त्लास्कला ट्राइब में हुआ था, और पुरानी लिखी गई बुक्स के हिसाब से तो वो इंसान के रूप में राक्षस था। तुलाहिकोले को अपने ट्राइब को बचाते हुए पकड़ा गया था और उसे लेकर आया गया था एज़टेक एम्परर मोक्टेजुमा I के पास। मोक्टेजुमा ने उसे एक बार देखा और उससे डर कर उसे छोड़ भी दिया। तुलाहिकोले ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि जिंदा पकड़े जाना उसके लिए शर्म की बात है और वो अब अपने घर नहीं लौट सकता। इससे इंप्रेस होकर और जरा डर कर राजा ने उसे एक डील दी। तुलाहिकोले एक एज़टेक बन सकता है और उसे आर्मी का कंट्रोल दिया जा सकता है। इस तरह से वो एक योद्धा की तरह भी अपनी आगे की जिंदगी बिता सकता है, और उसने यही किया। वो दूसरे ट्राइब्स को राजा के नाम से डराता था। एब्सोल्यूट यूनिट के साथ तुलाहिकोले हथियारों का भी राजा था, और तो और वो मक वालेट चलाने में माहिर था। इस हथियार में एक लकड़ी का पैडल होता था जिस पर ओबेसिडियन के दांत होते थे। ये एक तरह का ज्वालामुखी का कांच होता था। ये दांत स्टील के दांत से करीब 500 गुना ज्यादा शार्प हो सकते हैं, और ये जो भी इस हथियार के सामने आए उसे बांट देते हैं। जैसे कि ये काफी नहीं था कि ऊपर से हथियार इतना भारी होता था कि ज्यादातर लोग तो इसे उठा नहीं पाते थे। इंटरनल डैमेज जो चाहे वो करे। तो भैया छोड़ दो, मुझे तो इसके इम्पैक्ट की बहुत चिंता हो रही है। जब एज़टेक एम्पायर बढ़ने लगा तब तुलाहिकोले को एक गंदा टास्क दिया गया, अपने पुराने ट्राइब को जीतना। अब यहाँ पर तुलाहिकोले धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि ना तो पुराने लोगों से लड़ सकता है, लेकिन ये योद्धा होने के नाते जंग से मुंह भी नहीं मोड़ सकता था। अब जो एकमात्र रास्ता तुलाहिकोले के पास बचा था वो था मौत को चुनना, राजा से। एक हल्की गर्म सुबह में तुलाहिकोले मरने वाली जगह पर पहुंचा और वहां पहुंचकर दुश्मनों का इंतजार करने लगा, जो कि थे 8 एज़टेक ईगल, जो बुरों में भी सबसे बुरे थे। हर एक अपने अंदर के जानवर को निकालना चाहता था, लेकिन उनके लिए दुख की बात यह है कि तुलाहिकोले ने सभी को एक एक करके मार गिराया। बहुत सारे लड़कों ने उसे एक साथ मारा और खुद लुढ़कने से पहले उसने 20 को और मारा। फिर तुलाहिकोले के दिल को उसके शरीर से निकाला गया और उसे एज़टेक ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे पीस की तरह रखा। जी यार, मैं तो बस गाड़ने में खुश हूँ। थैंक यू। लकी मैन, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस धरती पर सबसे बुरा कौन है, तो मेरे दिमाग में एक ही जवाब आता है, बॉडी बिल्डर्स, बाउंटी हंटर्स, यूट्यूबर्स जो कि दूसरे यूट्यूबर्स को मैच करने के लिए भड़काते हैं। और लिस्ट आगे बढ़ती जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे नहीं लगता कि कोई भी गोरखा से ज्यादा मजबूत होगा। इस नेपाली सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी में अपने सैनिक करीब 200 सालों तक भेजे थे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था, अगर कोई भी आपसे कहता है कि वो मौत से नहीं डरते तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो गोरखा हैं। वाह, इस शब्द को जरा वजन देने के लिए हम लक्ष्मण गुरुंग की कहानी लेते हैं। गुरुंग और उनकी बटालियन को 1945 में वर्ल्ड वॉर में बर्मा में पोस्टिंग दी गई थी। जैसे जैसे जंग नजदीक आती जा रही थी, जापानी फोर्सेस पागल हो रही थी और गोरखा काम था कि वो जापानी को तोंगड़ाव में घुसने से रोके। पहली रात में लक्ष्मण कामरेड कैंप से पहरा दे रहे थे, तभी 200 जापानी सैनिकों ने अचानक से तोंगड़ाव में आकर उनको चौंका दिया। उन्होंने खुद के आने की खबर गुरुंग की टोली पर 3 बम फेंक कर दी। गुरुंग ने तुरंत फैसला किया और हर ग्रेनेड को उठाकर वापस फेंक दिया। 1 बूम, 2 बूम, 3 बूम। दुख की बात है कि तीसरे में उनसे देरी हो गई, जिसकी वजह से उनका हाथ उड़ गया। लेकिन गुरुंग के पास उन्हें कोई समय नहीं था और उन्होंने नेपाली कुकरी, जो कि एक भारी चाकू होता है, उसे अपने सामने की जमीन पर काट दिया और कसम खाई कि कोई जापानी सैनिक उसे पार नहीं करेगा। बिना बैलेंस के एक हाथ के साथ ही उन्होंने अपनी मशीन गन उठाई और रात में गोली मारने लगे। जापानी सैनिक भी गुरुंग पर ग्रेनेड फेंकते रहे। गुरुंग भी जंग में एक आंख खो चुके थे, लेकिन फिर भी बचाव के लिए फायर करते रहे। गुरुंग ने चिल्लाया, आओ और एक गुरखे से लड़ो, और वो बार बार बोलते रहे और गोलियां चलाते रहे। लास्ट में गुरुंग ने जमीन से कुकरी निकालने का सोचा, लेकिन जहां ये चाकू धारदार और भारी होते हैं, वहीं नोट करने वाली बात है कि ये गन फायर में काम नहीं आते। लेकिन गुरुंग के लिए अच्छी बात यह रही कि 200 जापानी सैनिकों को करीब 4 घंटों तक उलझाए रखने के बाद दूसरी टुकड़ी आ गई, जिससे कि थके हुए गुरुंग को जरा आराम मिला और वो अपनी ड्यूटी पोस्ट छोड़ गए। उन्हें उनकी कोशिशों के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया और इस वजह से भी कि घायल होने के बाद भी वो बाकी बची जंग में लड़ते रहे। यार, इनके लिए तालियां बजाओ, ये वाकई में इस लायक हैं। जूली डबिग्नी, क्या आपको ओपेरा जरा स्टफी सा लगता है, बोरिंग? क्या
इसमें लड़ाई या फिर स्कैंडल्स के सीन डाले जा सकते हैं? वेल आइए मिलते हैं जूली डब्बिगनी से, आपकी नई फेवरेट सुपरस्टार से। ये 1707 में फ्रांस में पैदा हुई थी और इनके दो बड़े पैशन थे, गाना और तलवारबाजी। लेकिन दुख की बात यह है कि 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में जो लड़कियां से शौक रखती थी उनको अच्छा नहीं माना जाता था। तो जाहिर है कि जूली जब सिर्फ 12 साल की थी तभी से लड़कों की तरह कपड़े पहनने लगी थी, जिससे कि वो लड़ाई कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करने लगे। जैसे जैसे वो बड़ी हुई और खिल के सामने आने लगी, उन्होंने एक ओपेरा सिंगर की तरह अपना प्रोफेशन शुरू कर दिया। एक पॉइंट पर एक मेल सिंगर ने उन्हें इतना परेशान कर दिया, उन्होंने उसे चैलेंज कर दिया और वो उनके साथ लड़े और उन्होंने आदमियों को कपड़ों में उससे लड़ाई की और उसे ढेर कर दिया। अगले दिन वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाई, क्योंकि वो ये सब बोल रहे थे कि उसे 3 आदमियों ने मिलकर मारा। बाप रे, जैसे कि इनकी जिंदगी पहले से कम स्कैंडल से भरी हुई थी। वो तो खुलेआम बाइसेक्सुअल भी थी, वो भी 1700 में। एक बार तो जिस लड़की के साथ वो जुड़ी हुई थी ना, उसके पेरेंट्स ने उसे कॉन्वेंट में भेज दिया। जूली ने इसका बदला ऐसे लिया कि उन्होंने नन के कपड़े पहने और पूरे कॉन्वेंट में आग लगा दी और उस लड़की को बाहर निकाल लिया। जैसे कि ये भी काफी नहीं था, उन्होंने एक फैंसी गाला में नोबल वीमेन को किस कर दिया, वो भी 3 आदमियों के सामने जो कि उस पर लाइन मार रहे थे। तीनों ने गुस्सा होकर उसे लड़ने को उकसाया। उन्होंने एक के बाद एक को मारा और ऐसा करने में उनको एक भी खरोंच नहीं आई। जैसा कि आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ऐसी जिंदगी उनके लिए बहुत ही परेशानियां लेकर आई होगी। लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह रही कि उस टाइम पर राजा लुइस 14 थे, जो कि खुद में बहुत अच्छे थे। लुइस को उनके एक्ट फनी लगे, इस वजह से वो बहुत बार उनको माफ कर देते थे। फिर जूली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मैडम डे फ्लोरेंस के साथ आ गई, जिन्हें लोग फ्रांस की सबसे सुंदर औरत के रूप में जानते थे। जूली जिंदगी भर लड़ती रही और गाती रही। वो अपनी जवानी में 33 और 36 की उम्र के बीच में ही मर गई और वो कभी भी कोई लड़ाई नहीं आ रही। उनकी आवाज बहुत अच्छी रही होगी भाई। तो लीजिए, हम एंड पर पहुंच चुके हैं। ये हैं सभी कल्चर के सबसे बहादुर योद्धा। लेकिन दुनिया भर में कितने महान योद्धा हैं जिन्हें अकेले वीडियो में नहीं डाला जा सकता। तो अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता रहा। देखने के लिए शुक्रिया।